चलिए. Hello everyone. Hope you all are doing good. So in the last class we have started the marathon on RCC. इसमें तीन चार लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया. इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. द फर्स्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड इन विच वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, जिसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट और स्टील की बात करी थी. अब हम आज डिजाइनिंग में एंटर कर जाएंगे. सो इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग ऑफ RCC structure. The first of the theory that we'll be adopting is limit state method. तो limit state method के एनालिसिस आज स्टार्ट करेंगे क्लास में. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट से मेरी जितनी भी क्लासेज है उन सबको कंपाइल कर दिया. कंपाइल करके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस कोड को स्कैन करके मेरी सारी क्लासेज मिल जाएंगी आपको. देन अनअकैडमी लाइट के ऊपर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक्टिवेट हो गया, इन विच यू विल बी गेटिंग टेस्ट सीरीज एंड प्रिंटेड नोट्स, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे. देन 20% ऑफ मिल रहा है आपको गेट और ESC सब्सक्रिप्शन के ऊपर. यू कैन अवेल दिस ऑफर. आज लास्ट डेट है, टुडे इज द लास्ट डेट. देन 20% ऑफ इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लाइट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तो उसको भी अवेल कर सकते हो आप. यू कैन अवेल दिस टुडे. Then GATE is only 6 months away. In order to boost your preparation, you can go for the Iconic subscription at a very minimal cost. बहुत ही minimal cost पे आप जा सकते हैं इसे. Then GATE 23 के लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है. न्यू बैच इज बीइंग लॉन्च्ड ऑन 1st of September. वी आर स्टार्टिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं. देन GATE 24 के लिए 8 सितंबर को नया बैच लॉन्च हो रहा है. नया बैच लॉन्च हो रहा है. विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट, जियोटेक इंजीनियरिंग. ये मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ. सो आई विल बी स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 8th of September. तो 8 सितंबर से स्टार्ट होगा ये जियो टेक्निकल. ये टाइमिंग इसमें थोड़ी सही नहीं है. टाइमिंग इज नॉट करेक्ट. टाइमिंग थोड़ी चेंज होगी इसके अंदर. सो टाइमिंग विल बी चेंज्ड. तो उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा टाइम कितना होगा, व्हाट विल बी द टाइम. ठीक है. क्लियर है. चलें आगे. चलिए कंटिन्यू. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आइकॉनिकली एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, वो लॉन्च कर दी है. इसमें 5 टेस्ट मिलेंगे आपको. यू विल बी गेटिंग दी 5 टेस्ट इन दिस. अप्रॉक्सीमेटली 140 के आसपास क्वेश्चन है हर ब्रांच के अंदर, फॉर एवरी ब्रांच. चलो नेक्स्ट. नो कॉस्ट EMI भी रोल आउट कर दी गई है. नो कॉस्ट EMI इज रोल्ड आउट. इसको भी आप अवेल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए. यू कैन अवेल इट फॉर योर सब्सक्रिप्शन. तो ये तो हमारी बेसिक अनाउंसमेंट्स हुई. नोट कर लो फटाफट. चलें आगे. चले, नोट कर लिया आपने. चलो देखो स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी. सो विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विच इज लिमिट स्टेट मेथड. अब क्या है लिमिट स्टेट मेथड? इस लिमिट स्टेट मेथड में तो पहले हमें यही पता करना पड़ता है भैया लिमिट स्टेट का मतलब क्या है. व्हाट डू मीन बाय लिमिट स्टेट हियर? द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर और एलिमेंट बिफोर द फेलियर अकर्स इज कॉल्ड एज लिमिट स्टेट. जो एक्सेप्टेबल लिमिट है सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी की हमारे स्ट्रक्चर या एलिमेंट के फेलियर से पहले, उस एक्सेप्टेबल लिमिट को हम बोल देते हैं लिमिट स्टेट. जैसे मैं एक एग्जांपल ये बोलूँ कि अगर एक पर्टिकुलर पार्क है, पार्क में सिर्फ 5 फीट तक के लोग ही जा सकते हैं, यही एक्सेप्टेबल है क्योंकि अंदर झूले ऐसे हैं कि 5 फीट से ज़्यादा लोग उसे राइड नहीं कर पाएंगे. तो इसका मतलब मेरी लिमिट स्टेट क्या है? 5 फीट है. यही एक्सेप्टेबल लिमिट है फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट. उसी तरीके से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर दी फेलियर अकर्स, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं लिमिट स्टेट. तो टेक्निकली टर्म्ड एज लिमिट स्टेट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस,
In this designing is done to carry the load with sufficient degree of safety. तो इसके अंदर मैं स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करूंगा लोड कैरी करने के लिए विद सफिशिएंट डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। और मेरा स्ट्रक्चर है वो अनफिट हो जाएगा जैसे ही वो कहां पर पहुंच जाएगा, और जो मेरा स्ट्रक्चर है वो अनफिट हो जाएगा अगर वो कहां पहुंच जाएगा, अगर वो लिमिट स्टेट पे पहुंच जाएगा। सो इफ अ स्ट्रक्चर हैज अचीव्ड द लिमिट स्टेट इट कैन नॉट बी यूज्ड सैटिस्फैक्टरली इन द फ्यूचर। तो अगर मेरा स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट अचीव कर लेता है आप इसको यूज नहीं कर पाओगे फ्यूचर के अंदर। अब जो मेरी लिमिट स्टेट है वो कैसे अचीव हो सकती है, मेरी लिमिट स्टेट अचीव हो सकती है दो तरीकों से, एक या तो कोलैप्स से या दूसरा सर्विसिबिलिटी से। सो लिमिट स्टेट कैन बी अचीव्ड ड्यू टू आइदर कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी। तो दो हमारे पास मोड है लिमिट स्टेट को अचीव करने के लिए। पहला मोड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो कोलैप्स किस किस की वजह से हो सकता है, फ्लेक्चर की वजह से, कंप्रेशन की वजह से, शेयर की वजह से और टेंशन की वजह से। उसी तरीके से लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या है, इसमें सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो सकती है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, क्रैकिंग क्राइटेरिया, वाइब्रेशन और करोजन से। अच्छा, क्रीप का इफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन एंड करोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्रीप के इफेक्ट को यहाँ पे क्या नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंसीडरिंग द इफेक्ट। नोट कर लिया सबने, हैज एवरीवन नोटेड, नोट कर लिया सबने, चलो बढ़िया बात है। चले आगे। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है क्रीप इफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड। तो क्रीप का इफेक्ट इंक्लूडेड है डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, करोजन के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बातें हैं। पर क्रीप का इफेक्ट कहाँ इंक्लूडेड नहीं है, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर। तो क्रीप इफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड वेयर, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो यहाँ क्रीप कंसिडर नहीं करते, पर इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्रीप को कंसिडर किया जाता है, हेयर क्रीप इज कंसिडर्ड। तो क्रीप के इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन और करोजन के अंदर। तो बीच में नॉट डाला हुआ है, नॉट हटा देना वहां से। क्लियर है, नोट कर लिया सबने। एवरी नोटेड, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो लिमिट स्टेट डिजाइन के अंदर हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या कंसीडर करेंगे, जैसा नाम में लिखा हुआ है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल विच इज टू बी कंसीडर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ये वो स्ट्रेंथ है मटेरियल की जो हम कंसीडर करेंगे स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के लिए। पहला उठाया मटेरियल हमने कंक्रीट। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है, व्हाट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है हमारे स्ट्रक्चर की, वो हमें पता है, पीछे निकाला हुआ है पहले चैप्टर के अंदर, 0.67 FCK डिवाइड किया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से विच इज 1.5। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई, 1.5 आ गई। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 आ गई, तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी निकल के आ गई, 0.45 FCK। where FCK is what, characteristic compressive strength of the cube in lab under uniaxial loading. So FCK is characteristic compressive strength of the cube in lab under uniaxial loading. तो ये हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ चलेगी कंक्रीट की, दिस इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड। और आगे बढ़े, यहाँ पे जो हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई है मटेरियल के ऊपर वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में लगाई है 1.5, बट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं वो है 1। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने किसके ऊपर लगाई है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के ऊपर लगाई है। पर सर्विसिबिलिटी में जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगती है मटेरियल स्ट्रेंथ के ऊपर, सो दिस इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन मटेरियल स्ट्रेंथ, दिस इज टेकन टू बी 1। क्यों, क्योंकि इस केस के अंदर हम तो चेक अप्लाई करते हैं, सो इन दिस केस वी अप्लाई द चेक, इन दिस केस वी अप्लाई द चेक ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो उस केस में हम चेक अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकाला जाता है, एक्चुअल एस के बिहाफ पे। क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है? तो IS 456 क्या बोलता है, IS 456 बोलता है यूज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड इट शॉल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमारा कोड बोलता है आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करनी है एक्चुअल स्ट्रेंथ के बिहाफ पे, और आप उसको रिड्यूस नहीं करोगे किसी भी मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ निकल के आती है उसी स्ट्रेंथ को आप यूज कर लो, यू विल बी यूजिंग दैट स्ट्रेंथ ओनली। क्लियर है? सो इट्स क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा मटेरियल क्या है। सो नेक्स्ट ऑफ आवर मटेरियल इज व्हाट, हमारा नेक्स्ट मटेरियल है स्टील। सो नेक्स्ट ऑफ आवर मटेरियल इज टर्म्ड एज स्टील। अब स्टील की डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय व्हाट, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी लेके चलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर Fy, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लगाई है, 1.15। तो इट कम्स आउट टू बी 0.87 Fy, 0.87 Fy। तो Fy कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील बार इन टेंशन इन लैब, और 0.87 Fy क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील बार इन टेंशन इन फैक्ट्री। ये फैक्ट्री में निकल के आती है। अब इसमें दोनों में कंपैरिजन करूं, क्या कंपैरिजन निकल के आ रहा है, जो हमारी वैल्यू है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ, इट शुड अकाउंट फॉर फॉलोइंग पैरामीटर्स। आपने जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई है मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए, उसमें आपने किन किन पैरामीटर्स को एनालाइज किया। अब उन एनालिसिस की हम बात करते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट आर टू बी कंसीडर्ड, वो हम उठाएंगे। पहला, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने मटेरियल स्ट्रेंथ के ऊपर इसलिए लगाया, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने मटेरियल स्ट्रेंथ के ऊपर इसलिए लगाया, रीजन बीइंग व्हाट, because of the possibility of the deviation of the strength of the material, because of the possibility of the deviation of the strength of material, then deviation of the section of the dimension, आपकी जो डायमेंशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसमें डेविएशन निकल के आ रहा है, यू आर गेटिंग द डेविएशन इन दैट। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन प्रोसीजर, एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन प्रोसीजर, आपका जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है वो एक्यूरेट नहीं है, योर कैलकुलेशन प्रोसीजर इज नॉट एक्यूरेट। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, रिस्क ऑफ द लाइफ एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, रिस्क ऑफ द लाइफ एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर है चीज? क्लियर है? तो लाइफ के रिस्क और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, तो इन सारी चीजों को अकाउंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इन सारी चीजों को अकाउंट करने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते हैं। So we apply the factor of safety in order to include all these. चले आगे, चलिए कंटिन्यू। चलो चलते हैं आगे फिर, सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है कि हमारी जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी, द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट वाज 1.5, और स्टील की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी हमारी 1.15। स्टील की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी थी हमारी, 1.15 थी। ऐसा क्यों, रीजन बीइंग जो क्वालिटी कंट्रोल होती है वो कंक्रीट में इंफीरियर होती है देन दैट ऑफ द स्टील। So reason being the quality control of the concrete is inferior, जो quality control है हमारे कंक्रीट के अंदर वो inferior है किसके रिस्पेक्ट में, स्टील के रिस्पेक्ट में। क्लियर है पॉइंट? तो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हमारे कंक्रीट की, इट इज कंसीडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हमारे कंक्रीट की, इसी को हमने क्या माना हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट माना हुआ है।
अल्टीमेट स्ट्रेंथ ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो ये FU है किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। वाइल इन केस ऑफ स्टील, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील इज टेकन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। हमने यील्ड स्ट्रेस को कैरेक्टरिस्टिक्स माना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं माना है। तो फर्क है दोनों बातों के अंदर। क्यों? क्योंकि जो मेरी अल्टीमेट स्ट्रेस आती है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे आती है, और इतना स्ट्रेन कभी आपको मिलेगा ही नहीं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर, और इतना स्ट्रेन आपको कभी मिलेगा ही नहीं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर। दिस मच ऑफ द स्ट्रेन विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इन अवर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। क्लियर है? So this much of the strain will not be available in our engineering project. तो कंक्रीट के अंदर तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारी क्या है, कंक्रीट के अंदर तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारी यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ, बट इन केस ऑफ स्टील our yield strength is equal to characteristic strength। yield strength हमारी characteristic strength के बराबर। क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है? चलो, तो अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, अब टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, अभी तक हम बात कर रहे थे डिजाइन स्ट्रेंथ की। सो अभी तक हम बात कर रहे थे डिजाइन स्ट्रेंथ की, अब हम बात करेंगे किसकी, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, डिजाइन लोड। तो डिजाइन स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, अब डिजाइन लोड की बात कर रहे थे। अब डिजाइन लोड क्या होगा, इट इज द लोड फॉर विच स्ट्रक्चर इज डिजाइंड। ये वो लोड है जिसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। तो पीछे वाली क्या थी, वो स्ट्रेंथ जिसके लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, ये क्या है वो लोड जिसके लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। दिस इज द लोड फॉर विच द स्ट्रक्चर विल बी डिजाइन। अभी किसके बराबर होगा डिजाइन लोड, डिजाइन लोड विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को मल्टीप्लाई कर दो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होता है, जैसे पीछे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ थी, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स लोड है। Characteristics load is that value of the load which has 95% probability of not being exceeded during the life of the structure। पीछे characteristic strength क्या लिखी थी, strength below which not more than 5% of the results are expected to fall। वो strength जिससे कम 5% से ज़्यादा रिजल्ट फॉल नहीं करेंगे, ये हमारी क्या थी, ये हमारी characteristic strength थी। तो फिर characteristic लोड क्या है, वो वैल्यू ऑफ लोड जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी है एक्सीड नहीं होने की। ये वो वैल्यू है लोड की जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी है ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इज इक्वल टू मीन लोड प्लस 1.67 सिग्मा। जैसे पीछे आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिखी थी वैसे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स लोड है, तो चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दैट। तो जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिखी थी वैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स लोड देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इज इक्वल टू मीन लोड प्लस 1.67 सिग्मा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, डिजाइन लोड बन जाता है। सो दिस इज टर्म्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स लोड कहाँ से आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड की वैल्यू आएगी डायरेक्टली हमारे कोड से, तो कोड से उठाना है। तो डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, ये सब मिलेंगे आपको IS 875 में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सीस्मिक लोड आपको कहाँ से मिलेगा, IS 1893। तो सीस्मिक लोड इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम IS 1893। ये हमारे सीस्मिक लोड की कहानी है। दिस इज द स्टोरी ऑफ सीस्मिक लोड। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है हमारे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो ये आ गई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
Again, this partial factor of safety for limit state of collapse and limit state of serviceability is given in the code for different load combination. तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है. तो डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे. पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रखा है सबका. सो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बीइंग अप्लाइड. तो सब में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रखी है. तो आपको ये सारी वैल्यूज कंसिडर करनी है, याद रखनी है वैल्यूज. अच्छा, अब देखो हमारा एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम. तो डेड लोड के अंदर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में विंड लोड अर्थक्वेक लोड के साथ 0.9 भी दे रखा है. अभी 0.9 कब होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो उससे पहले दो तीन बातें और. पहली चीज, डिजाइन विंड लोड और अर्थक्वेक लोड आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड टू बी एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन दी स्ट्रक्चर. हम ये नहीं मानते कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर में. क्लियर है चीज. तो ये साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हुए क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. इट्स प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस. तो क्या साइमल्टेनियसली एक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसलिए एक साथ कंसिडर नहीं करते. हेंस नॉट बीइंग कंसिडर्ड साइमल्टेनियसली. क्लियर चीज. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की वो ज्यादा है देन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. वो ज्यादा है किससे? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से. क्यों? बिकॉज सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विसिबिलिटी. सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किससे? सर्विसिबिलिटी से. अब पीछे एक जगह फैक्टर ऑफ सेफ्टी आई थी 0.9. इट वॉज टेकन विद डेड लोड. अब ऐसा कब होता है? जब डेड लोड हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग. जब डेड लोड हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग, उस समय हम डेड लोड की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9 लेके चलते हैं. तो 1 से भी कम लेके चली हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अच्छा, इसके ऊपर लॉजिक क्या लगा हुआ है? एग्जांपल दिया हुआ जैसे रिटेनिंग वॉल है. रिटेनिंग वॉल के अंदर डेड लोड क्या कर रहा है? ये हमारा ओवरटर्निंग मोमेंट है, ये हमारा रेजिस्टिंग मोमेंट है. तो हमारा जो डेड लोड है वो रेजिस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये माने कि 90% डेड लोड ओवरटर्निंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी सॉरी ओवरटर्निंग मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा है, तो जब 100% लोड लग रहा होगा तब तो वो और ज़्यादा सेफ हो जाएगा. देन इट विल बिकम मोर सेफ. तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा हुआ है? कंसेप्ट ये लगा हुआ है कि अगर मेरा स्ट्रक्चर सेफ है स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग में विद 90% ऑफ इट्स वेट, देन फॉर श्योर इट वुड बी मोर सेफ विद 100% ऑफ इट्स वेट. इसका मतलब इस बात की तो श्योरिटी है कि मेरा स्ट्रक्चर और ज़्यादा सेफ हो जाएगा. कब? इसका मतलब इस बात की तो श्योरिटी है मेरा स्ट्रक्चर और ज़्यादा सेफ हो जाएगा. कब? जब उसमें 100% वेट लग रहा होगा. सो व्हेन इट विल बी सब्जेक्टेड टू 100% ऑफ द वेट. क्लियर है? नोट कर लिया सबने? Has everyone noted?
चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पीछे मैंने बताया था कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने स्ट्रेंथ में क्यों कंसीडर करी, अब ये पॉइंट लिखे हुए हैं कि हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड में क्यों कंसीडर करते हैं। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड में इसलिए कंसीडर की जाती है इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर, क्या अकाउंट करना है, अनयूजुअल इंक्रीज इन द लोड बियॉन्ड द वैल्यू कंसीडर्ड, अनफोर्सीन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, inaccuracy in the assessment of the stress effect on the structure, और importance of the limit state consideration। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए कंसीडर की जाती है लोड के ऊपर ताकि हमारा लोड अनयूजुअली बढ़ नहीं जाए, ताकि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसी हो जाए जो हमने कभी प्रेडिक्ट ही नहीं करी, स्ट्रेस का इफेक्ट ऐसा निकल के आए जो हमने कभी माना नहीं, और इंपॉर्टेंस टू द लिमिट स्टेट कंसिडरेशन। क्लियर है? तो इन सारे रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर द लोड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट बोलता है कि व्हाट आर द असम्पशंस इन द डिजाइन ऑफ द लिमिट स्टेट। कौन कौन से असम्पशंस हैं हमारे डिजाइन ऑफ लिमिट स्टेट के अंदर, तो वो नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेंगे। विल टॉक अबाउट द असम्पशंस। देखो क्या है असम्पशंस, और इन असम्पशंस की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस असम्पशंस इज ह्यूज। अब कौन कौन से सिग्निफिकेंस है या क्या क्या असम्पशंस है वो देख लेते हैं। पहला, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। जो हमारा प्लेन सेक्शन है वो बेंडिंग से पहले भी प्लेन रहता है, बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहता है। इस बात की सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात की सिग्निफिकेंस ये है कि स्ट्रेन की वेरिएशन है वो क्रॉस सेक्शन के क्रॉस लीनियर रहती है। इस बात को समझाने के लिए नीचे दो डायग्राम बने हुए, जरा चेक करना उसे। तो बेंडिंग से पहले की कहानी रेक्टेंगुलर, बेंडिंग के बाद आपको सिचुएशन बना के दिखा रखी है। अब चेक करो, बेंडिंग से पहले बेंडिंग के बाद जो सेक्शन प्लेन है वो सेक्शन प्लेन ही रहा। इसका मतलब मेरा स्ट्रेन कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। इसका मतलब अगर एक्स डिस्टेंस की दूरी पे स्ट्रेन था ही, 2x डिस्टेंस की दूरी पे स्ट्रेन हो जाएगा 2। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर बेंडिंग से पहले सेक्शन प्लेन है, बेंडिंग के बाद एक्चुअल ज्योमेट्री ये निकल के आती है। कर्वेचर बहुत ही ज़्यादा वाइड बना रखा है पर इतना कर्वेचर नहीं मिलता, दिस मच ऑफ द कर्वेचर इज नॉट ऑब्टेन्ड। पर प्लेन सेक्शन जो बेंडिंग से पहले है वो बेंडिंग के बाद नहीं मिलता। तो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग इज नॉट प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब स्ट्रेन लीनियरली वेरी नहीं कर रहा। तो अगर x डिस्टेंस की दूरी पे आपका स्ट्रेन E है, 2x डिस्टेंस की दूरी पे स्ट्रेन कितना होगा, E डैश होगा। इट विल नॉट बी इक्वल टू 2E। तो इस चीज का ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। क्लियर है? और कोई पॉइंट रिपीट करना उसमें से? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन है हमारे कंक्रीट के अंदर इज गिवन और लिमिटेड टू बी 0.0035। The maximum compressive strain in concrete is given or is limited to be 0.0035 irrespective of what? Irrespective of the type of section। जैसा मर्जी सेक्शन हो, whatever is the type of section, हमारी जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी वो कितनी निकल के आएगी कंक्रीट में, 0.0035 होगी। क्लियर चीज? चाहे सेक्शन मेरा बैलेंस्ड हो, अंडर रीइंफोर्स्ड हो या ओवर रीइंफोर्स्ड हो। तो फेलियर वुड टेक प्लेस ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट। जो फेलियर होगा वो हमारा किसकी वजह से होगा, जो फेलियर होगा वो तो कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट की वजह से ही होगा। सो फेलियर विल टेक प्लेस ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो रिलेशनशिप है हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर इन कंक्रीट, इट मे बी अज्यूम टू बी एनी। तो आप रिलेशनशिप जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर इन कंक्रीट, ये आप कुछ भी मान सकते हो। कुछ भी मान सकते हो मतलब आई कैन अज्यूम इट टू बी रेक्टेंगुलर, आई कैन अज्यूम इट टू बी ट्रेपेजॉइडल, मैं इसको ट्रायंगुलर मान सकता हूँ, मैं इसको पैराबोलिक मान सकता हूँ, मैं इसको और किसी शेप का मान सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो क्या करे, प्रोवाइडेड वो मेरे टेस्ट के रिजल्ट को क्या कर दे, जस्टिफाई कर दे। तो आपकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप है वो आप कंक्रीट में कुछ भी मान सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट असम्पशन, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है स्टील का अंडर कंप्रेशन,
एंड टेंशन इज टेकन एज फॉलोज। वो आपको आगे बता रहा हूँ। ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किसकी है, पहले कंक्रीट की बना के दिखाइए। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कंक्रीट। तो ये डायग्राम कंक्रीट की, स्टील की लिख दी है। पहले तो ये कंक्रीट की है, तो ये कंक्रीट की है, इसके आगे मैं आपको स्टील की बता दूंगा। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्टील ऑल्सो। अभी जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो किसकी है, अभी वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारे कंक्रीट के। देखो भैया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट की, ये एक्चुअल की होती है। तो लिमिटिंग स्ट्रेन इन कंप्रेशन 0.002, इन फ्लेक्सर 0.0035। ये तो पीछे ही बताया था। क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, और उसके बाद हम रेक्टेंगुलर मान लेंगे इसे। फिर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने से पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की निकालेंगे। स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 0.67 टाइम्स ऑफ एफ सी के, कितनी लेके चलते हैं वो पीछे आपको कैलकुलेट करके बताई थी। इट वाज बीइंग कैलकुलेटेड अर्लियर आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसके ऊपर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया, कितना था 1.5, 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, ये स्ट्रेंथ आ गई थी हमारी 0.45 एफ सी के। ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकल के आई किसकी, कंक्रीट की। तो आप जो डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूज करोगे कंक्रीट की, वो ये यूज करोगे। दिस इज द डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द कंक्रीट व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय अस। क्लियर है। अगर हम स्टील की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सवाल बाद में कराता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील, ये हमारी स्टील है, तो ये हमारी माइल्ड स्टील है। यील्ड स्ट्रेंथ को ही हम क्या मानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मानते हैं। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 0.011, so 0.011 is the value of the strain, so 0.011 is the value of the strain, so 0011, so 0.0011 is the value of strain। हम कैसे आइडियलाइज कर देते हैं, तो 0.0011 तक तो लेके जाएंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद लीनियर बना देंगे, देन इट विल बी कंसीडर टू बी स्ट्रेट लाइन। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लगाई, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई हमने 1.15, तो 0.87 एफ आई। वहाँ तक हमने लीनियर कंसीडर किया, फिर डिजाइन के लिए उसके बाद कांस्टेंट मान ली। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कितनी कंसीडर करके चले, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कंसीडर करके चले 0.0011। कैलकुलेट भी कर सकते हो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन निकाली जा सकती है। तो इट इज 0.87 एफ आई बाई एस, so it is equal to 0.87 fi by es। fi की वैल्यू 250 पुट कर दो, es हमें पता ही है, so 2 into 10 is per 5। क्लियर है पूरी कहानी। तो ये तो हुई माइल्ड स्टील की कहानी। अब अगर हम बात करें किसकी, अच्छा इसमें जानकारी और दे दी, अगर स्ट्रेन की वैल्यू 0.0011 से क्या है, कम है, तो आप स्ट्रेस कितना लोगे स्ट्रीम में, तो स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन की वैल्यू 0.0011 से ज़्यादा है, स्ट्रेस कितना लेके चलोगे 0.87 fi विच इज कांस्टेंट, 0.87 fi विच इज कांस्टेंट। अब अगर एच वाई एस डी की बात करूँ, भाई यहाँ पे कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट तो आता नहीं है, तो इसमें हम स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेन, इसी को हम क्या मान लेते हैं, यील्ड स्ट्रेस मान लेते हैं, और यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। तो सेम कहानी ये पीछे कर्व बना के दिखाया था आपको, ये हमारा क्या है, जो कर्व मिलता है एक्चुअल में, फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, वी अप्लाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लगाई हुई है हमने 1.15, तो 1.15 लगाने के बाद 0.87 एफ आई, इसके बाद तो कांस्टेंट मान लिया जाता है। फिर 0.2 स्ट्रेन से क्या करते हैं, 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेन से जो स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आती है उसको कंसिडर कर लेते हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट जो नॉन लीनियरिटी निकल के आती है हमारे स्ट्रेन में, वो निकल के आती है एट द वैल्यू ऑफ 0.87 एफ आई। तो डिजाइन कर्व में कहाँ से निकल के आएगी, डिजाइन कर्व में 0.8 टाइम्स ऑफ 0.87, तो आती है 0.69 एफ आई। तो 0.69 एफ आई तो कर्व कैसी है, लीनियर है। फिर इसके बाद कैसी निकल के आती है, नॉन लीनियर निकल के आती है, इसके बाद हम कांस्टेंट मान लेते हैं, आफ्टर दैट वी अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। तो डिजाइन के लिए up to the value of 0.69 fi it is linear, then non-linear, then it is taken to be constant, तो इसके बाद हम constant मान लेते हैं। अच्छा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कितनी होगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कितनी लेके चलेंगे, टोटल स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन कंसीडर कर सकते हैं, so we can consider the value of total strain 0.2% of proof strain plus elastic strain, elastic strain कितना होगा 0.87 fi by es, ये हमारी इलास्टिक वैल्यू है स्ट्रेन की।
एफ आई की वैल्यू डालोगे निकाल लोगे, 0.0031 फॉर एफ ई 250, फॉर एफ ई 415 निकाल लिया, फॉर एफ ई 500 निकाल लिया। अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन है एफ ई 250 में वो आ रही थी 0.0011, यहाँ से निकल के आ रही है 0.0031। कोड इसके बारे में कुछ नहीं बोलता कि आप 0.0011 लो, 0.0031 लो। अगर मैंने 0.0031 मान ली तो ये सबके लिए सेम हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान बनेगी। और 0.0031 मानने से स्ट्रेस में तो कोई चेंज नहीं आया। हाँ, हम इससे स्टील की डक्टिलिटी को और यूज कर लेंगे। देखो, अगर आपने ये वैल्यू मान ली लिमिटिंग स्ट्रेन की, तो आप क्या कर रहे हो, आप स्टील की डक्टिलिटी यूज कर रहे हो, जबकि स्ट्रेस में तो कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर है 0.0031, so this is 0.0031, तो डक्टिलिटी ऑफ द स्टील विल बी यूटिलाइज्ड, स्टील की डक्टिलिटी यूज हो जाएगी। कंक्रीट में तो स्ट्रेस कोई चेंज नहीं होगा, पर स्टील की डक्टिलिटी जरूर यूज हो जाएगी। अब जो भी पॉइंट मैंने बताया उसको नोट में डाल दिया। जो ट्रांजिशन होता है लीनियर इलास्टिक बिहेवियर का, इट इज अज्यूम्ड टू अकर एट अ स्ट्रेस ऑफ 0.8 एफ आई। तो फिर डिजाइन के अंदर कितना हो जाएगा, 0.8 एफ आई डी। डिजाइन स्ट्रेस कितनी है, 0.87 एफ आई, तो मल्टीप्लाई करके 0.69 एफ आई निकाल लिया था। सेम कहानी है। फिर बोला था रियलिटी में तो एफ ई 250 ग्रेड के लिए यील्डिंग विल अकर एट अ स्ट्रेन ऑफ 0.0011। IS 456 ने कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं बताई। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें, यही वैल्यू 0.0031, अगर हम यही वैल्यू कंसीडर कर लें, ऐसा करने से क्या होगा, इट विल इंश्योर मोर डक्टिलिटी, हम इसकी डक्टिलिटी को भी इंश्योर कर लेंगे। क्लियर है? इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे स्ट्रेन की, उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 एफ आई एस है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग स्ट्रेन इज दिस, पर जो मैक्सिमम लिमिट है हमारे, मैक्सिमम लिमिट है लिमिटिंग स्ट्रेन के ऊपर, वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि स्टील तो बहुत डक्टाइल होता है एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट, और उतना स्ट्रेन आपको मिलेगा नहीं, दैट मच ऑफ द स्ट्रेन विल नॉट बी अवेलेबल, उससे पहले ही फेल कर जाती है कॉन्क्रीट। मिनिमम लिमिट क्यों बताई हुई है, ये पॉइंट कहाँ गया, 0.002 प्लस 0.87 एफ आई। मिनिमम वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग स्ट्रेन इतनी क्यों बोली है कोड ने, ताकि हम स्ट्रेस को पूरा यूज कर पाए, सो दैट फुल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज बीइंग यूटिलाइज्ड, ताकि हम पूरी स्ट्रेंथ यूज कर पाए स्टील की। सो इट इज डिजाइंड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। कितनी स्ट्रेंथ स्टील की, 0.87 एफ आई। तो स्टील की पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज करने के लिए लिमिटिंग स्ट्रेन की मिनिमम वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगा रखी है कि ये लिमिटिंग स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 एफ आई बाई ई एस से कम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉट लेस देन दिस। अब पीछे एक जो सवाल थे वो सवाल देख लेते हैं जो छोड़ दिए थे। एक ही सवाल था, एक दो सवाल क्या थे, देखो करो खुद ही सवाल। आ रहा है किसी का रिजल्ट? चलो, stress strain curve of the concrete is, stress strain curve of the concrete, a perfect straight line up to failure, गलत बात। straight line up to this, गलत बात। nearly parabolic up to 0.002, 0.002% स्ट्रेन कहाँ से निकल के आ जाएगी वैल्यू, देन स्ट्रेट लाइन अप टू
फेलियर। ये बात देखो पार्शली सही है, 0.002% थोड़ी ना है, 0.002% नहीं होगा, 0.002 स्ट्रेन की वैल्यू है, तो नॉट 0.002% स्ट्रेन वैल्यू। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.002, तो हमारे स्ट्रेन की वैल्यू ही 0.002 निकल के आएगी। एंड देन अ स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर, फिर स्ट्रेट लाइन होगी हमारे फेलियर तक। क्लियर है? चले, चलो चलो पूरी कहानी करते हैं। अब देखो जो भी assumptions हमने पीछे लिए हैं whatever assumptions we have taken, on the basis of that we can do the analysis। अब जो assumption हमने पीछे लिए उसके बेहाफ पे आप एनालिसिस कर सकते हो। कैसे? मैंने ये स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखाया आपको, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा, तो स्ट्रेन डायग्राम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही कंसीडर करेंगे स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट का, नीचे तो क्या है, नेग्लेक्टेड है ये। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कितनी है, 0.0035, और स्टील में कितनी है, 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई एस। अगर मैं इसमें सिमिलरिटी लगाऊं, इफ आई अप्लाई दी सिमिलरिटी, तो मैं बोल सकता हूँ 0.0035 बाय एक्स यू लिमिटिंग, दिस विल बी इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस, डिवाइड बाय व्हाट, डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग। अब इसमें डी क्या है, डी है हमारी इफेक्टिव डेप्थ, तो हमारा जो बीम है उसकी इफेक्टिव डेप्थ है डी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ क्या निकाल सकता हूँ, एक्स यू लिमिटिंग निकाल सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव कन्वेंशन दोनों में काम आएंगे। तो सेम ये सिमिलरिटी लगाई, एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आ गई, एक्स यू लिमिटिंग कमिंग्स आउट टू बी 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ आई इंटू डी। तो यहाँ पे क्या करो, एफ आई की वैल्यू बदलते जाओ, आपके के की वैल्यू बदलती जाएगी, तो आप लिख सकते हो एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू वॉट, हम बोल सकते हैं एक्स यू लिमिटिंग इज इक्वल टू के इंटू डी। तो के की वैल्यू बदलती जाएगी, 0.53, 0.48, 0.46 फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील। इसका मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स ओनली अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इंडिपेंडेंट होती है किसका, क्रॉस सेक्शन का। अच्छा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ होती है जिसपे स्टील और कंक्रीट दोनों की यील्डिंग साइमल्टेनियसली हो जाए। तो कंक्रीट और स्टील एक साथ यील्ड कर रहा है, तो हमारा कंक्रीट और स्टील एक साथ यील्ड कर रहा है, बोथ आर यील्डिंग साइमल्टेनियसली। क्लियर है पूरी कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं सो विल कंटिन्यू, कंटिन्यू करते हैं आगे क्या। The distance between the centroid of area of tension reinforcement and the maximum compressive fiber in the reinforced concrete beam design is known as effective depth, अभी पीछे बताया था। So distance from the extreme compression fiber to the CG of the tension reinforcement is known as what? Effective depth. Dis, the amount of cover which is being provided, concrete cover which is being provided
अप टू द सीजी ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट इज टर्म्ड एज अफेक्टिव कवर, तो इसको अफेक्टिव कवर बोला जाता है। तो आप अफेक्टिव डेप्थ में अफेक्टिव कवर जोड़ोगे, क्या मिल जाएगा? ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगी। यू विल बी गेटिंग द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, है मेरे को एनालिसिस करनी है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की। तो पहले तो मैंने स्ट्रेन डायग्राम बनाया, सेम कंक्रीट के लिए लीनियर लेंगे, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, 0.0035 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन बेंडिंग, 0.002 लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन कंप्रेशन। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पीछे वाला स्ट्रेस डायग्राम देखें, अप टू अ स्ट्रेन ऑफ 0.002 हमारा स्ट्रेस डायग्राम कैसा है? पैराबोलिक। इसके बाद क्या हो जाता है? रेक्टेंगुलर या कांस्टेंट हो जाता है। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं? डिजाइन स्ट्रेस 0.45 FCK, ये हमारा डिजाइन स्ट्रेस है। चलो, तो फिर से मैं सिमिलरिटी लगाऊंगा, अगेन आई अप्लाई सिमिलरिटी। मैं बोलूंगा 0.0035 डिवाइड बाय एक्स यू यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट? 0.002 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय ओसी। ये हमारी ओसी है, तो यहाँ से हम ओसी निकाल सकते हैं। तो ओसी होगी 0.002 प्लस 0.0035 इंटू एक्स यू। कितनी आ गई ओसी की वैल्यू? 4/7 एक्स यू। आ गई 4/7 एक्स यू। तो फिर ए सी कितना हुआ? एक्स यू में से 4/7 एक्स यू घटा दो, कितना आया? 3/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू। अब जब ये वैल्यू निकाल ली हमने, 4/7 एक्स यू, 3/7 एक्स यू, तो कर्व हमारी पैराबोलिक है अप टू द डिस्टेंस ऑफ 4/7 एक्स यू, और रेक्टेंगुलर है टू द डिस्टेंस ऑफ 3/7 एक्स यू। क्लियर है? चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। अब जब ये कैलकुलेशन कर ली हमने, मुझे निकालना है एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। अब इसका एरिया कैसे निकाले? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ दिस पैराबोलिक पोर्शन। रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया 0.45 FCK इंटू 3/7 एक्स यू। देखो 0.45 FCK इंटू 3/7 एक्स यू निकाला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। फिर निकाली हमने एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन। एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन कितना है? 2/3 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 0.45 FCK इंटू 4/7 XU। So 2/3 the area of rectangle. So AT is equal to A2 is equal to 2/3 the area of rectangle. It comes out to be 0.171 FCK XU. So area of the stress block diagram कितना है? So area of the stress block diagram is A1 0.193, A2 0.171. तो 0.193 प्लस 0.171 ये आपको टोटल एरिया दे देगा। तो एरिया कम्स आउट टू 0.36 FCK इंटू XU। अब अगर मुझे पोजीशन निकालनी है न्यूट्रल एक्सिस की, मैं मोमेंट ऑफ एरिया ले लूंगा। मोमेंट ऑफ एरिया कैसे ले लूंगा? रेक्टेंगल कहाँ गया? हाँ, रेक्टेंगल की जो CG है कितनी दूरी पे है? हाफ ऑफ दिस। जो हमारा पैराबोला है इसकी CG कितनी दूरी पे है? इस बात को समझाने के लिए देखो पैराबोला की CG बता रखी है। तो इसकी एज से दूरी है 3/8 है, दूसरी एज से दूरी है 5/8 है। अगर इसकी लंबाई a है तो हमारे केस में कितनी दूरी हो जाएगी? हमारे केस में दूरी हो जाएगी, इन आवर केस इट इज 3/8a और a कितना है? 4/7 XU। तो मोमेंट ऑफ एरिया लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन इंटू CG ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन इंटू CG ऑफ द पैराबोलिक पोर्शन फ्रॉम द टॉप फाइबर डिवाइड बाय द टोटल एरिया विल गिव यू व्हाट? विल गिव द CG फ्रॉम द टॉप फाइबर। तो टॉप फाइबर से कितनी दूरी निकल के आती है? एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की। तो टॉप फाइबर से हमारे CG की दूरी कितनी निकल के आती है? एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की 0.4 टाइम्स ऑफ XU। So it comes out to be 0.4 times of XU। तो इसका एरिया 0.36 FCK इंटू XU और इसकी CG टॉप से कितनी है? 0.42 XU। दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना, आगे काम आएंगे। अब कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बताया आपको। क्या सिग्निफिकेंट पॉइंट बताया? जो लिमिट स्टेट मेथड में फेलियर है ये बेस्ड है किसके ऊपर? प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के ऊपर। जो लिमिट स्टेट मेथड में फेलियर बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के ऊपर।
क्योंकि कंक्रीट की फेलियर कब होती है? जब वो लिमिटिंग स्ट्रेन पे पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो सेफ्टी चेक होती है वो अल्टीमेट लोड पे चेक होती है। जो सेफ्टी चेक होती है वो अल्टीमेट लोड पे चेक होती है, इट इज चेक्ड एट द अल्टीमेट लोड। और जो सर्विसिबिलिटी है, वो हम चेक करते हैं किस पे? और जो सर्विसिबिलिटी है वो हम चेक करते हैं किस पे? वो हम चेक करते हैं सर्विस लोड या वर्किंग लोड पे। दैट इज बीइंग चेक्ड एट सर्विस लोड और वर्किंग लोड। नेक्स्ट जानकारी दी आपको। नेक्स्ट इज, जो लिमिट स्टेट मेथड है इट गिव्स दी स्मॉलर सेक्शन डायमेंशन। जो लिमिट स्टेट मेथड है वो हमारे को स्मॉलर सेक्शन डायमेंशन देता है विद मोर अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो लिमिट स्टेट मेथड है ये हमें छोटे सेक्शन डायमेंशन देता है पर अमाउंट ऑफ स्पीड ज़्यादा देता है। किसके कंपैरिजन में? वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कंपैरिजन में। लिमिट स्टेट मेथड की जो डिजाइनिंग है वो इकोनॉमिकल है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। इट इज मोर इकोनॉमिकल देन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्लियर है चीज? लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो डिजाइन लोड है वो लिमिट स्टेट मेथड में आपने कैसे निकाला? कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितना है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स लोड है वही डिजाइन लोड होती है। अभी करेंगे आगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्लियर है पूरी कहानी? नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? चलो नोट कर लिया। देखो फिर सवाल देख लो। Consider the following cases in the design of reinforced concrete member in the flexure. So consider the following cases in the design of reinforced concrete member in the flexure. Over reinforced, tension, compression failure, under reinforced. Which of the above cases are considered for safety? हम अंडर reinforced सेक्शन मतलब टेंशन फेलियर। कंप्रेशन फेलियर तो हम परमिट करेंगे नहीं क्योंकि ये ब्रिटल होता है। ओवर reinforced सेक्शन यही होती है कंप्रेशन फेलियर। ओवर reinforced सेक्शन में यही होती है हमारी कंप्रेशन फेलियर ही होती है। सो टू अंडरगोस कंप्रेशन फेलियर। चलिए आगे स्टार्ट होती है हमारी डिजाइन ऑफ सिंगली reinforced रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस डिजाइनिंग विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, नहीं तो इसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो अगली क्लास में हम डिजाइनिंग करते हैं। सो विल डिस्कस द डिजाइनिंग। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।